इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी राम राज्य के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वायनाड से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, साथ ही हिंदी बेल्ट में रायबरेली से आज नामांकन दाखिल कर देंगे। आखिरी दिन है नामांकन का। 5वें फेज में रायबरेली में चुनाव होने वाले हैं। 20 मई को यहाँ पर मतदान होने वाला है। चर्चा थी अमेठी की, चर्चा थी प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी का तो सेंसस समाप्त हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। यानी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, न ही अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से और अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा। आपके स्क्रीन पर लिस्ट देख लीजिए। आज सुबह सुबह ये लिस्ट जारी की गई है। काफ़ी संशय लगाए जा रहे थे, आशय लगाए जा रहे थे कि स्मृति ईरानी जी के सामने राहुल गांधी जी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका जी रायबरेली से लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायबरेली में मौजूदा सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोनिया गांधी जी हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से पहले ही कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अब राम राज्य में राहुल गांधी की एंट्री और सोनिया गांधी वाली सीट पर एक तरीके से सेफ जोन माना जा सकता है। काफ़ी अच्छे मार्जिन से सोनिया गांधी जी पहले भी जीतती रही हैं, कई सालों से ये इनकी सीट रही है। राहुल गांधी राम राज्य में अपने इस सीट को जीतने के बाद अगर रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित हिंदी बेल्ट काऊ बेल्ट के मैदान में ये बिग ब्लास्टर एंट्री राहुल गांधी की होने वाली है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी एक विस्फोट की तरह आगे बढ़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक अंत में ताबूत की आखिरी कुछ कीलें साबित हो सकती हैं। जाते जाते जड़ती इनकी यहीं से होने वाली है। जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं उनका चुनाव प्रचार में आपने ध्यान दिया होगा, अब वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे। अब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश की जनता को कि कांग्रेस आ गई तो ये अपने चाल चलन चरित्र चेहरे से देश को आपस में बांट कर खा लेंगे। 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, हर साल प्रधानमंत्री बदलेंगे, मुसलमानों में सब कुछ बांट देंगे, ज़्यादा बच्चों वालों में, घुसपैठियों में, महिलाओं के मंगलसूत्र का सौदा करेंगे। और कल ही मैंने आपको दिखाया उन्होंने पाकिस्तान और भैंस की भी एंट्री करा दी है। अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो एक कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो वो खोल ले जाएगी, आपके पास एक ही रह जाएगी। 10 एकड़ ज़मीन है तो 5 एकड़ कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। जो चीज़ें कांग्रेस मैनिफेस्टो में आप सूक्ष्मदर्शी लेकर भी ढूंढ नहीं सकते, उन मुद्दों को झूठ के सहारे बड़ा बनाकर अपने तमाम गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के मंडली में उनको प्रचार के जरिए अच्छे अच्छे स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाकर उस झूठ और नफरत के सहारे मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये वहम में हैं कि 2 बार चुनाव तुम जिस तरीके से इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाकर जीत गए, कभी सेना के नाम पर राष्ट्रवाद दिखाकर, कभी राम के नाम पर फर्जी हिंदुत्व दिखाकर, अब की बार भी ये सोचते हैं कि मेरे फेंके हुए जाल में इस देश की जनता आ जाएगी। कांग्रेस सामने है, इंडिया गठबंधन सामने है, तो मैं उनको बेइज्जत करूं। वो आ गए तो किस तरह से देश का वो विनाश कर देंगे, अच्छी बातें नहीं बता रहे, विनाश कर देंगे वो आएंगे, तो इसलिए ये डर बनाओ। मोदी जी इस देश की जनता में डर बनाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। कभी मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, तो कभी असुरक्षित राष्ट्र का डर दिखा रहे हैं, कभी पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं, तो कहीं मंगलसूत्र का, भैंस छीनने का, ज़मीन छीनने का, जिन चीज़ों का कोई आधार ही नहीं है उनको एक वैलिड पॉइंट की तरह प्रदर्शित करके मोदी जी दिखा रहे हैं। लेकिन हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट पर मोदी जी से 21 राहुल गांधी निकल आ रहे हैं, डिफेंसिव मोड में नज़र आते हैं। राहुल गांधी जो बयानात देते हैं उनका जवाब देने के लिए मोदी जी को बाध्य होना पड़ता है। पहले 400 सीटों के नारे देते थे, कांग्रेस पार्टी ने अच्छे से इस मुद्दे को भुनाया कि ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं, माहौल है नहीं फिर भी 400 पार। देश की जनता में डाउट गया कि 400 सीटें इनके क्यों चाहिए। इनके नेताओं ने बयान दिया कि कांग्रेस ने काफ़ी कचरा घुसा रखा है, काफ़ी कुछ बदलना होता है, देश हित में संविधान में बड़े बदलाव करने होते हैं। मोदी जी भी पहले कह चुके हैं हमारा तीसरा चरण बहुत बड़े बदलाव का होगा। लोगों के अंदर भय हो गया। हमारे दलित समुदाय सोचने लगे कि जिस तरीके से आरएसएस वालों ने, भाजपा वालों ने अतीत में बयान दिए हैं कि आरक्षण को जाति के आधार पर ख़त्म किया जाए,
ये सच्चाई उनको लगने लगी तो भाई साहब बिलबिला उठे, क्योंकि मंडल की राजनीति हमेशा कमंडल की राजनीति पर हावी रही है। अब की बार भी यही हुआ। राम नाम का जो कमंडल लेकर मोदी जी झूठ बोलकर चल रहे थे, राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मंडल की राजनीति ने उनका कमंडल उनसे छीनकर उनके पीछे ऐसा जड़ दिया कि वो भूल गए 400 पार का नारा ही क्या है। अपने ही फेंके हुए जाल में खुद ही फंस गए। लोगों को लगने लगा कि ये संविधान को बदल देंगे। बार बार जवाब दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी जवाब दे रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, कसम खा रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। 2 बार आ गए तब संविधान नहीं बदला, लेकिन 2 बार ये रहे तो इन्होंने संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया वो हमें इन चक्षुओं से दिखता नहीं है। 2 चुने हुए मुख्यमंत्री मौजूदा जेल के अंदर सड़ रहे हैं। पूरा चुनाव प्रचार निकल गया, केजरीवाल बाहर आए, इससे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं किया, चुनाव के ऐन समय पर ही क्यों। यही देश की जनता राज्यों में सरकारें अपने इस वोट की ताकत से चुनकर भेजती है। पैसे के दम पर, केंद्र की ताकत के बल पर उनको तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता। महाराष्ट्र में क्या हुआ और कितने राज्य हैं जहां अब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालने के बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया जाता है, मोटी रकम दी जाती है। और तो और छोड़िए, इसी लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, सबसे पहले खजुराहो से नामांकन वापस हुआ इंडिया गठबंधन की मेरा यादव का। उसके बाद सूरत से नीलेश कुंभानी ने जो नामांकन दाखिल किया था षड्यंत्र के तहत, बीजेपी से मिलीभगत करके नामांकन रद्द करवा दिया, सब्स्टिट्यूट का भी रद्द करवा दिया, निर्विरोध जीत गए भाजपा के प्रत्याशी। उसके बाद इंदौर का ताज़ा तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से बीजेपी के विधायक कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पहुंचते हैं और वो नामांकन पत्र लेकर वापस चले जाते हैं। भाजपाइयों की जीत के लिए रास्ता साफ। नामांकन के एंड लास्ट समय पर और किसी को प्रत्याशी भी नहीं बनाया जा सकता, क्या कर लेंगे। ये संविधान को बदलने की मनसा या फिर उसके साथ खिलवाड़ की मनसा से कोई कम है। देश की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है क्या। इसके बाद बहुत सारे मुद्दे आरक्षण को लेकर राहुल गांधी उठाते रहे। अग्निवीर भी आरक्षण में उन्होंने जोड़ दिया। गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का ये हक है, ये छीनकर किसी और को देना, चंद पूंजीपतियों जो 1% है उसको हमारे देश के सारे संसाधन अलॉट कर देना, चंदा लेना और बाद में उसी चंदे के दम पर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को ठेंगा दिखाकर चुनी चुनाई सरकार को तोड़ना, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने बड़ी ही बेबाकी से उठाए। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस गोदी मीडिया को कमरे में बैठाकर मोदी जी कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो लोगों के मन में लगातार घर बनाता हो जा रहा है। इलेक्शन वोटिंग प्रथम चरण की आने के बाद बीजेपी का हर चरण में बुरा हाल हो रहा है, इसीलिए ये लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। तो राम राज्य में मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प होगा। राहुल गांधी की एंट्री से और भी लोकसभा सीटों पर बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ने लगा है। अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, और भी भाजपा के सांसद हैं राम राज्य से। वो अब तक कहते थे कि शहजादा भाग गया है, मैदान छोड़कर भाग गया है, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से हार गए थे इनसे, स्मृति ईरानी जी से। तो अब फिर से मैदान में आना लोकल कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और यूपी में तो प्रियंका की आंधी यूपी विधानसभा चुनाव के समय भी चली थी और अब भी चल रही है। याद कीजिए, प्रियंका गांधी ने मोदी के हर झूठ को बेनकाब किया है। इनके भाषण में जो शब्दावली ये लोग इस्तेमाल करते हैं उनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। और कल भी एक वीडियो इनका ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। लेकिन पहले जिस तरीके से मोदी जी ने यूपी चुनाव में कहा था कि आपने मेरा नमक खाया है तो देखिए कर्ज अदा उसका कर दीजिए, प्रियंका गांधी ने कहा कि ये प्रजा इस देश की मालिक है, आपकी गुलाम नहीं है। तो वो डिफेंसिव मोड में नज़र आए थे, कहते हुए नज़र आए थे कि देखिए मैंने आपका नमक खाया है। इसके बाद कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस वाले मुझे बहुत सारी गाली दे रहे हैं, बार बार गाली दे रहे हैं, मैं बदनामी के घूंट पी रहा हूँ, मोदी को ये मोदी को वो कह रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि इस देश के इतिहास में ये पहले ऐसे पीएम होंगे जो जनता के सामने आकर रो रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे गाली दे रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी हमें जितनी गाली देती है उनकी मैं लिस्ट बना लूँ तो पूरा ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन मैं मोदी जी की तरह उन गालियों का जिक्र करके रहूँगी नहीं, मैं मुद्दों की बात करूँगी। ज़बरदस्त इंदिरा गांधी का वो प्रियंका गांधी का वो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, धज्जियाँ नरेंद्र मोदी की उड़ गई ही। और अब एक और स्टेटमेंट कल चुनावी रैली से प्रियंका गांधी का आया है जो वाकई झकझोर देने वाला है। आप सबको पता है
मुसलमान को मुद्दा बना रहे हैं, मंगलसूत्र को मुद्दा बना रहे हैं, भैंस को, पाकिस्तान को, इसके साथ साथ इनहेरेंटेंस जो कहीं है ही नहीं शब्दावली में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसको बेवजह मुद्दा बनाकर देश की जनता को मूर्ख समझकर मोदी जी थोप रहे हैं। उसके ऊपर प्रियंका ने ज़बरदस्त जवाब दिया। मोदी जी ने क्या कहा था कि इंदिरा की विरासत लेने के लिए राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने कानून बदले, इनहेरेंट टैक्स को हटा दिया इंदिरा की विरासत सारी की सारी हड़पने के लिए, ताकि वो सरकार को न जाए। प्रियंका ने कहा विरासत में उन्हें इंदिरा की संपत्ति नहीं मिली, विरासत में उन्हें शहादत मिली, टुकड़े हो गए थे उनके चिथड़े चिथड़े। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिला था। देश की जनता के प्रति उन्होंने बताया कि शुरुआत में मुझे नाराज़गी थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि नाराज़गी अपनों से ही होती है। फिर से प्रधानमंत्री मोदी को पिंजरे में कस दिया है और राम राज्य में राहुल और प्रियंका दोनों की आंधी चलेगी तो मोदी की क्या विषाद आगे आने वाले समय में रह जाएगी, वो आपको खुद सोच लेना चाहिए। प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए और कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय कैसा लगा राम राज्य से राहुल गांधी को उतारने का, आप जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी।
जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता।